hard to get connected with all those intelligent people who can support us not only in terms of financial aspects, but also in terms of IT. So this is one of the part of that one. And I just want to mention one thing here, that now the time has changed. This is the time where the IT and finance is interlinked. So I'm sure this seminar is gonna help you a lot as far as the IT sector is concerned, where our prestigious guest, Mr. Ahmed Yasir Khan, will brief you about Access, and along with that, Asif Saab will give you the brief description of Access and about Ahmed Yasir, who is he and where is he from and what he is gonna do and what he has been working in the past. So now the mic is for you, Mr. Asif. Thank you. I think we should start with the Tilawat Quran. Shafiq, Oh, can you help please? My mic and I will give the control to Mr. Ahmed. Mr. Ahmed, please. दे आर फंक्शनल नॉलेज तो उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन टेक्निकल स्किल्स में थोड़े से इश्यूज होते हैं। तो डेटाबेस अगर आपको आती है और आपने काम किया हुआ है, तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत काउंट करता है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स। तो डेटाबेस है क्या चीज़? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा विच रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड। A database system is designed to be built populate or data of certain tasks. Database management system refer to the technology solution used to optimize and manage storage retrieval of database. Database offers systematic approach to manage database via interface user as well as workload using database via app. Database management software is storing and retrieving user data while considering appropriate security measures. It consists of group of programs which is manipulate the database. The DBMS expect the request data from application and instruct the operating system to provide specific data. In large system, DBMS helps user and other third-party software to store and retrieve data. ये डायग्राम आप सबको नजर आ रहा है क्लियर? तो इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो कोई मुझे बता सकता है इस डायग्राम में क्या बेसिकली दिखाया गया है? I think it is regarding how to store the data. देखें, इसमें आप अगर सबसे टॉप पर देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपके एप्लीकेशन के आप यूजर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बैठ के एक्सेस कर रहा है। आप अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपका कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई ERP डिप्लॉय हुई होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक कोई SAP यूज कर रहा है, कोई Oracle यूज कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स यूज कर रहा है, या कोई हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज हो रही होती है। तो उसके बैकएंड पर जो उसकी डेटाबेस होती है, और वहाँ आपके पास स्टोरेज एरिया क्या हो रही होती है कि जैसे इसमें रिलेशनल डेटाबेस है या हायरार्किकल डेटाबेस है या फ्लैट फाइल डेटाबेस है या ऑब्जेक्ट डेटाबेसेस जहाँ स्टोर हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट डेटाबेसेस फ्लैट फाइल में आपकी एक्सेल भी एक डेटाबेस की काइंड है, पर वो फ्लैट डेटाबेस कहलाती है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्योर डेटाबेस है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस क्या हो सकती है कि आपके पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर में भी देखें, एजुकेशन सेक्टर में देखें, क्रेडिट एंड ट्रांजैक्शन सेक्टर में देखें, सोशल मीडिया साइट देखें, टेली कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को डेटाबेस लाजमी चाहिए। तो जो डेटाबेस है इसका प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रिमूव रिडंडेंसी। सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि ये आपको डेटा जो होता है आपकी स्टोरेज सिक्योर होनी चाहिए। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम, सपोर्ट मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा, शेयरिंग डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो डेटाबेस के जो मेनली
सीखने का जो पर्पस होता है वो 3 किस्म के पर्पस होते हैं। लाइक या तो आप प्रोग्रामर हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं, कि आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप प्रोग्राम लिख सकें वाया डेटाबेस की इंस्ट्रक्शन, या आप डीबी हैं या एंड यूजर्स हैं। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर देखा जाए तो अराउंड द ग्लोब 20% जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी एसएमई बेस होती है। 20% ऑर्गेनाइजेशन एसएमई है, और सॉरी एसएमई 80% एसएमई क्या कहलाती है, स्मॉल एंड मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन का जो वेटेज है वो 80% है, और 20% एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है। एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के पास जो आईटी डिपार्टमेंट और आईटी टीम होती है कि जहाँ लाइक प्रोग्रामर्स भी होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में, डीबीए भी होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। लेकिन एसएमई ऑर्गेनाइजेशन का देखें तो सबसे बड़ा इश्यूज क्या होता है कि वहाँ पर आईटी रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, तो जो फाइनेंस या अकाउंट्स या एडमिन डिपार्टमेंट ही उस चीज़ को लीड कर रही होती है। तो वहाँ जो रिसोर्स पर्सन है उसकी इन चीज़ों पे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक एंड यूज़र, ये 3 किस्म के एरियाज होते हैं डेटाबेस। एंड यूज़र क्या होते हैं कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर या उस ऑपरेशन पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको भी उस एंड यूज़र लेवल ट्रेनिंग के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए। तो जो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एप्लीकेशन या ईआरपी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एंड यूज़र ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिस मॉड्यूल के आप रूटीन के टास्क को परफॉर्म करेंगे। शफीक, आई थिंक उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। जी आसिफ साहब, मेरे ख्याल में उनका कनेक्शन वैसे नज़र तो आ रहा है, लेकिन अहमद भाई, आपका माइक ऑफ है, काइंडली जरा माइक ऑन कीजिएगा। आई थिंक रिकनेक्ट हुए हैं, दैट इज वाई। ये 3 मिनट से बंद है मेरे ख्याल से आवाज, ये 2-3 मिनट से। अब आवाज आ रही? हाँ जी, वो आपकी जो लास्ट स्क्रीन थी ना। जी मैं उसी पर ही हूँ। आप देख स्क्रीन शेयर कर दें दोबारा। आसिफ भाई बताएं, वो पावर बीआई के हवाले से एक्सेस का क्या है कनेक्शन? जी आप मुझसे कह रहे हैं इमरान भाई? जी आपसे कह रहा हूँ, जब तक वो आते हैं अपना अहमद भाई, एक्सेल में क्या कनेक्टिविटी है, क्या रिलेशन है एक्सेस के साथ? पावर बीआई का भी आप बता रहे थे। जी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करें तो उधर भी टेबल के ऑप्शन है। इंग्लिश, वी कैन गो इन इंग्लिश। कोई बात नहीं जी, इसको इसी मोमेंटम पे रखते हैं, कोई इश्यू नहीं। एक्चुअली
you can connect your table relationship in Microsoft Access and in Excel and in Power BI. So the basic theme, what I believe, basic theme we got on for Power BI, basic theme we got from Microsoft Access. I think ML भाई आ गए जी ML भाई carry on कीजिएगा. ये लास्ट स्लाइड हमारी ये भी हो रही थी, यहाँ थे हम. इससे पिछली स्लाइड थी. नहीं ये आ गई थी, इमरान भाई यही थी. चलें ठीक ठीक. आपके पास किसी भी डेटाबेस को सीखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में 3 किस्म की मेन एरियाज होते हैं. या तो टॉप हायरार्की पर डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर. जो मोस्टली यूजर्स होते हैं दे बिलोंग टू द एंड यूजर डिपार्टमेंट, और बाकी जो टॉप 2 पर है ये प्योर आईटी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं. लाइक या तो उसकी डेवलपमेंट साइड है कि वो डेवलपर है, या डीबी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. तो मोस्टली जो इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं कि वहाँ टॉप लेवल पर आईटी मैनेजर देख रहा होता है ऑल अबाउट एप्लीकेशन लाइक ERP एप्लीकेशन, और नेटवर्क टीम भी होती है, डेटाबेस टीम भी होती है. उनको लीड क्या कर रहा होता है, आईटी टॉप से लीड कर रही होती है. लेकिन इन SME ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि वहाँ आईटी रिसोर्स या आईटी डिपार्टमेंट में इतनी रिसोर्सेज नहीं होती. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनमें से किसी को लीड करना पड़ता है कि वो आईटी साइड को भी देखे. तो अगर आप डेटाबेस वगैरह का एक्सपीरियंस होता है तो आपको बड़ी हेल्प मिलती है अपने कैरियर में और चीज़ों को मैनेज करने के लिए. तो एक्सेस इस हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. या इवन लाइक ओरेकल या SQL सर्वर या MySQL, ये सारी डेटाबेसेस आपकी लाइक डेटाबेस, डेटा साइंसेस या इवन पावर BI, इवन पाइथन इन डेटा साइंसेस वहाँ मैटर करती है, क्योंकि बैकएंड स्टोरेज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. बल्कि हमारे, सॉरी अहमद भाई मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बल्कि हमारे सिचुएशन ऐसी आती है बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके पास मतलब बहुत सारा डाटा आ जाता है किसी फॉर्म में, ठीक है, आपने उसको एनालाइज करना है या उसको करेक्ट करके आगे लेके चलना है. तो उसमें भी हम जो फाइनेंस प्रोफेशनल हैं वो पूरे का पूरा लोड जो है ना, जहाँ पे एक डेटाबेस मैनेजमेंट को होना चाहिए, ठीक है, जो मतलब यानी कि जहाँ पे प्रॉपर्ली वही कनेक्शन रिलेशन का कंसेप्ट हो, ठीक है, हम एक्सेल पे ही सब चीज़ फिर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हमारी इनएफिशिएंसी काफी बार जनरेट हो रही होती है बस छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखने में मिला है. जी प्लीज कंटिन्यू करें. बिल्कुल. और इसीलिए आप देखें कि अब जो 2013 वर्जन ऑनवर्ड से माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे पावर क्यूरी, पावर BI, और ये सेशन में आपके यहाँ मेरे ख्याल में आसिफ साहब और दूसरे ट्रेनर भी कंडक्ट करते रहते हैं, वो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि एक्सेल यूजर का जो है उसको ज़्यादा जो फेमिलर होता है वो एक्सेल एनवायरनमेंट में होता है. दैट्स वाई उनको प्रोवाइड कर दी कि वो अपनी BI रिलेटेड चीज़ें काम कर सके. वरना ये प्योरली पहले क्या होती थी, बैक एंड साइड डेटा. आसिफ भाई आवाज बंद हो गई. आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी अब आ रही है. तो डेटाबेस ऑलवेज बैक एंड साइड पर होती है, और एक्सेल क्या होता है आपका फ्रंट हैंड साइड पर एप्लीकेशन होती है. तो एक्सेल यूजर का जो ज़्यादातर उसका यूजेज होता है वो एक्सेल पर होता है. लेकिन अगर आप बैक हैंड को यूज़ करेंगे तो आपकी जो आपकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है, जैसे आसिफ भाई ने बताया. तो ग्लोबली जो पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम है लाइक MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, IBM DB2 है, SQL सर्वर है, बहुत सारी किस्म की डेटाबेसेस यूज होती है. तो डेटाबेसेस का जानने से आपको फायदा क्या होता है कि आपकी बैक हैंड पर बहुत अच्छी ग्रिप हो जाती है, और आप फ्रंट हैंड टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक अपनी डेली रिपोर्टिंग टास्क के अंदर, लाइक अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल भी यूज हो रहा है, और एक्सेल के अंदर अगर आप पावर क्यूरी को यूज कर लेते हैं, पावर पिवट को यूज कर लेते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के लिए, और अगर आप अपना वही डेटा क्लाउड बेस पर रिपोर्टिंग हो रही है, डैशबोर्ड मैनेज हो रहे हैं, पावर BI को यूज कर रहे हैं,
तो वहां पर भी डेटाबेसेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि डेफिनेटली आपकी जो सोर्स होगी वो किसी डेटा से या एक्सेल फाइल होगी या कोई टेबल्स होंगे कि वो किसी डेफिनेटली किसी डेटाबेस में स्टोर हो रहे होंगे, लाइक वो सोर्स ऑफ डेटा आपकी सीक्वल सर्वर की डेटाबेस हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इन ऑफिस 365 एप्लीकेशन में तो आप पीडीएफ से भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मेनली 4 किस्म की डेटाबेसेस होती हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस होती हैं हमारे पास। हायरार्किकल डेटाबेस क्या होती हैं कि जहां आपके पास ऑर्गेनाइज हो रही होती है लाइक ट्री स्ट्रक्चर, और उनको टॉप टू बॉटम पर डेटा स्टोर हो रहा होता है और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। लाइक ये एक एग्जाम्पल है हायरार्किकल डेटाबेस की। अगर आप एक यूनिवर्सिटी के देखें तो वहाँ आपके पास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसी के अंदर कॉलेज ऑफ बिजनेस है, आर्ट्स एंड साइंस है। अगर कॉलेज ऑफ बिजनेस में देखें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट को देखें तो उसमें डेटाबेस डिपार्टमेंट है, एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइनिंग है, बिजनेस प्रोग्राम है, टेली कम्युनिकेशन है, आईआर मैनेजमेंट, जो डिफरेंट टॉप एंड बॉटम पर रिलेशनशिप निकल रहे हैं। नेटवर्क मॉडल डेटाबेस क्या होती है कि जहां चाइल्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट, इट हेल्प यू टू एड्रेस टू नीड मॉडल मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप लाइक एट ऑर्डर पार्ट एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जब आप डेटाबेस की बात करते हैं या इवन बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं और आप जब मल्टीपल फाइल्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें जरूरी है कि उनमें रिलेशनशिप आपको डिफाइन करना पड़ता है। पहले क्या होता था टिपिकल आईटी सिस्टम में कि आपके पास डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम या ईआरडी डायग्राम होते थे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और इवन ये आपके आईसीएमए के एमआईएस के कोर्स में पढ़ाई भी जाती हैं चीज़ें। जैसे इस डेटाबेस से एग्जाम्पल में बताया कि ये नेटवर्क रिलेशनशिप है कि जहाँ डिफरेंट कॉलेज के ऊपर आप देखेंगे कि स्टूडेंट का लाइब्रेरी से एक्सेस है, ठीक है, तो ये नेटवर्क की शेप ले रहा है आपके पास। फिर मोस्ट पॉपुलर टाइप होती है आपके पास आरडीबीएमएस, जिसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीएमएस क्या होती है कि यहाँ डेटा आपको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। इवन एक्सेल के अंदर भी आप जब पावर पिवट की बात करते हैं तो डेटा आपको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, उन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। जैसे आप कस्टमर का टेबल है तो उसमें आपके पास डेफिनेटली एक प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल से वही फील्ड जब वहाँ यूज हो रही तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट की या फॉरेन की। जैसे लाइक कस्टमर के टेबल के अंदर ऑर्डर की फील्ड होगी तो ऑर्डर आईडी कस्टमर के टेबल में कंपोजिट की होगी, लेकिन ऑर्डर के टेबल में क्या होगी, प्राइमरी की होगी। इसी तरह बहुत सारी चीजें यूज हो रही थी और उसके बैठने पर जो स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए एक लैंग्वेज होती है उसे हम कहते हैं सीक्वल। सीक्वल इज बिलोंग टू स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जहां आप उसको के जरिए से अपनी क्यूरीज को सॉल्व करते हैं। लाइक ये अगर आप देखें तो इसमें ये डिफरेंट टेबल्स बताए हुए कि डिफरेंट टेबल्स हैं और उनको रिलेशनशिप डिफाइन की हुई है, और रिलेशनशिप जो है वो प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट पर बेस कर रही होती है। अच्छा अहमद भाई, आप पिछली रिलेशनशिप वाली शीट पे जाएंगे प्लीज। रिलेशन नेक्स्ट आई थिंक ये है रिलेशनशिप वाली तो ये है जी जी जी। अच्छा, इसमें एक्चुअली हम लोग डिस्कस करते जब स्टार्ट में व्हेन आई गिवन माय इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैसे हेल्पफुल है पावर बीआई सीखने के लिए। तो पावर बीआई में आपको याद है जैसा पावर पिवट है, तो उसमें भी हम जब रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं बिटवीन द 2 टेबल्स 3 टेबल्स और मोर टेबल्स, तो वो लाइक आई मीन वी लुक का काम करता है। जिस तरह आपने अभी रिलेशनशिप बिल्डिंग हम प्राइमरी की, फॉरेन की या कंपोजिट की से कर रहे होते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। और ये काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कितने अरसे से है, बट पावर पिवट में ये जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ। फिर दूसरा पॉइंट इसमें ये था, मतलब आप मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। जी आसिफ।
ठीक है। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है उसमें जो इमरान भाई का भी क्वेश्चन था कि हमें कैसे पावर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से फायदा होता है पावर बीआई सीखने में। तो एक तो रिलेशनशिप है, दूसरा जो आपने अभी बात की कि डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हमें डेटा भाई स्टोर करना होता है। इसमें चाह रहा था कि ये थोड़ी सी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करके मुझे इसका प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके ही बताना है आपको एक्सेस के ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहा था ताकि फिर यही सारी चीजें कम टाइम में मैं आपको ब्रीफली एक्सेस पे दिखा सकूं। ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि पावर बीआई में भी आप अगर टाइम बच गया तो हो सकता है फिर मैं आपको पावर बीआई से भी दिखा दूं, लेकिन मेरा पहला फोकस ये कि इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करूं चंद पॉइंट्स को और फिर प्रैक्टिकली वो सारा आपको एप्लीकेशन वाइज डेमोन्स्ट्रेट कर दूं। ठीक है आसिफ भाई? जी ठीक है, ठीक। जी कैरी ऑन प्लीज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा स्टोर होता है डिफरेंट फॉर्म के अंदर, जहाँ डिफरेंट क्लासेस डिफाइन होती हैं और वहाँ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जहाँ डेटा मेंबर्स वैल्यू बिलोंग कर रही होती है ऑपरेशंस के ऊपर। लाइक अगर आप ये देखें कि कस्टमर का टेबल है तो कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, एज है, जेंडर है, ऑर्डर आईडी है, इनवॉइस आईडी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है, ऑर्डर के टेबल में ऑर्डर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, और यहाँ कस्टमर आईडी क्या है आपकी आईडी, प्रोडक्ट नेम, अमाउंट, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, डेट एंड टाइम, स्टेटस, स्टेटिस्टिक, इनवॉइस में इनवॉइस आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, डेट एंड टाइम, स्टेटस, टोटल, रिमार्क। अगर इसमें आप रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करेंगे तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, चाहे आप यूज एक्सेल को कर रहे हो या पावर बीआई को यूज कर रहे हो, वहां आपको डेटा मॉडल का रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वो काम नहीं करेगा। आपका अगर आप पिवट टेबल के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ेगा। और इवन अगर आप वीलुकअप भी यूज कर रहे हैं तो बाज़ वहां से सोर्स या आपके में डेटा नहीं मिलता तो आपके पास एनए आ रहा होता है कि डेटा नॉट अवेलेबल, लेकिन डेटा गिवन होता है, लेकिन किसी वजह से अगर आपकी सोर्स पर प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां आपका वीलुकअप फंक्शन काम नहीं करता। और वीलुकअप बिग डेटा पर काम करता भी नहीं है, बहुत सारी जगह इश्यूज आते हैं। तो उस फंक्शन की जो लिमिटेशन है, इसीलिए आपकी डेटाबेस पर कमांड होनी चाहिए। तो अगर आप पावर बीआई को यूज कर रहे हैं या बिजनेस इंटेलिजेंस टूल को, अगर होगी और इवन अंदर कोई अपना प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करना चाहते हैं या कुछ कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको टैक्स आनी चाहिए, डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन, और उसके काफी डिटेल में फंक्शंस हैं जहां आप फिर उनको बात कर सकते हैं। तो अगर आप डेटाबेस जानते हैं तो वो चीजें आपको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होती हैं और आपने इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उस लेवल का काम आप डेटाबेस साइट पर कर रहे होते हैं। और डेटाबेस बिलोंग कर रही होती है डेटाबेस आर्किटेक्चर को, कि जहां आप उस चीज को मैनेज कर रहे होते हैं, जहां आपके पास लॉजिकल और फिजिकल चीजें होती हैं कि जहां जिसकी मदद से आप उसको यूज करते हैं। और उसमें 3 किस्म के आर्किटेक्चर होते हैं, 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर होता है। 1 टियर आर्किटेक्चर सिंपल होती हैं और इनमें डेटाबेस क्या होती है, क्लाइंट और सर्वर की बेस हो रही होती है और वहाँ डेटा स्टोर हो रहा होता है और SQL क्वेरीज को इसके जरिए से यूज किया जा रहा होता है। 2 टियर आर्किटेक्चर जैसे आपकी डेटाबेस आर्किटेक्चर, जहां आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है कि आप क्लाइंट पीसी पर या मोबाइल पर या इवन टैबलेट के ऊपर डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, और यहाँ आपके पास एंड यूजर जो होता है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। लाइक आपके पास एक्सेस के अंदर कोई डेटाबेस बनी हुई है, लाइक आप कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो आप उसके लिए आप उसे एक्सेस पे क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप ऑर्डर मैनेजमेंट की भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की डेटाबेस आप एक्सेस पे भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो यहाँ आपके पास क्या होता है, क्लाइंट होती है, डिफरेंट क्लाइंट डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हुए एक सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस की डेटाबेस को आप अपने नेटवर्क के नेटवर्क से शेयर करके वो डिफरेंट पीसीस पे क्लाइंट पे यूज कर रहे होते हैं, उसके थ्रू रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। 3 tier आर्किटेक्चर क्या होती है कि जहां आपके पास डेटा जो है उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और 3 मेनली लेयर्स होती हैं, जहां प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस सर्वर, ये 3 चीजें होती हैं यहाँ पर। और जो क्लाइंट ऑपरेशन है वो इन्हीं तीनों से कनेक्ट हो रहा होता है। लाइक अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट है, लाइक मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट है, तो मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ, अपने क्लाइंट पीसी से स्टैंडर्ड चार्टर्ड की वेबसाइट खोलता हूँ और लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन पे बटन पे आता हूँ तो वो रिक्वेस्ट जाती है मेरी डीबी सर्वर पर। तो जैसे ही डीबी सर्वर मुझे अथेंटिकेट करता है कि मेरा आईडी पासवर्ड सही है, तो वो मुझे क्या कर देता है, एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट कर देता है, और मेरे पास मेरा ट्रांजैक्शन का बैलेंस वगैरह फर्दर इंटरफेस पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे क्या चीज़ें देखने चाह रही होती। तो ये ऐसे हम बहुत सारे काम डेली चीज़ों पे अकाउंट से कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप को टैक्स पेमेंट करनी है तो आप क्या करते हैं कि एफबीआर की वेबसाइट पे जाते हैं और आईआरएस पे जाके अपना अकाउंट और लॉगिन पासवर्ड एंटर करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और आप फिर टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह को देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें क्यों सीखनी चाहिए कि ये पार्ट ऑफ ऑफिस सूट का हिस्सा है, और आपके कॉमनली एक्सेस आपके आसानी से सीख सकते हैं आप। अदरवाइज अदर एप्लीकेशन को देखें, लाइक आप ऑरेकल या सीक्वल सर्वर या माई सीक्वल, तो वो आपको काफी डेप्थ में जाके सीखनी पड़ेगी। एक्सेस को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपने एक्सेस सीख ली और अगर आपको फर्दर कोई डेटाबेस सीखनी है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। So Microsoft Access is a database management system offered by Microsoft, which uses to Microsoft Jet application. Microsoft Access offers functionalities of database and the programming capabilities create easy to navigate screen form. यानी आप एक्सेस को सीखना चाहते हैं तो यहाँ आपको सबसे बड़ा जो फायदा है वो फायदा क्या है कि आपको इसमें डेवलपर लेवल पर भी सीख सकते हैं, और आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी सीख सकते हैं, और एंड यूजर लेवल पे भी सीख सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन पे आप तीनों काम बआसानी सीख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं लाइक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की, तो वहां सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट हो सकती है। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको डेटाबेस कनेक्ट करनी पड़ेगी कि आप माइक्रोसॉफ्ट की अनदर एप्लीकेशन को यूज करेंगे, लाइक डॉट नेट टेक्नोलॉजीज के, लाइक आप सी शार्प को यूज कर रहे हैं फ्रंट हैंड एप्लीकेशन के ऊपर, लाइक फॉर पर्पजेज ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और अगर आप यूज करना चाह रहे हैं वेब एप्लीकेशन, तो वहां आप सी शार्प को यूज कर रहे होंगे थ्रू ASP.NET। कि जितनी भी आजकल जो एंटरप्राइज लेवल वेबसाइट्स होती हैं तो वो उनका फ्रंट हैंड जो डिजाइन होता है आसिफ भाई, आवाज टूट रही है क्या? है। अहमद भाई, आवाज नहीं आ रही शायद आपकी। हेलो।
जी अहमद भाई आवाज आपकी चली गई थी। कहाँ से आवाज नहीं आ रही थी? आई थिंक इस स्क्रीन पर। ये अभी स्क्रीन नहीं आई, स्क्रीन शेयर करते हैं प्लीज। अच्छा ओके। अब शेयर हो गई स्क्रीन? हाँ जी यही थी जहाँ पे आप बता रहे थे मुख्तलिफ ठीक है। काइंडली मुझे बता ASP नेट। सकते हाँ जी कहाँ तक मेरी आवाज आपको क्लियर आई थी, ताकि फिर मैं उससे आगे दोबारा बता दूं। जहाँ पे आप ये बता रहे थे क्या कहते हैं .NET वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है। मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज करते हैं। ओके ओके ओके। तो एक्सेस का जो मैं बता रहा था कि एक्सेस का जो सबसे ज्यादा सीखने का फायदा ये है कि ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है, कि इसके अंदर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी आप थ्रू फंक्शंस वगैरह लिख सकते हैं, थ्रू VBA प्रोग्रामिंग और मैक्रोस लाइक ये फंक्शनलिटीज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी अवेलेबल होती हैं। इसी तरह आपके पास सेकंड एडवांटेज क्या है कि आप इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइक आपके पास टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप क्यूरीज डिफाइन कर सकते हैं, इवन आप इसके अंदर आप एक मॉड्यूल डेवलप कर सकते हैं, उस मॉड्यूल को भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी कोडिंग के थ्रू से। ठीक है जी मैं और वही ये मैं जी मैं तो सिंपल ये मेन यही। पर्पस है, सीखने का पर्पस है और बताने का पर्पस यही है कि ये इस चीजों के लिए आपको फिर काफी डिटेल में कोर्स करने पड़ेंगे। आप अगर अदर एप्लीकेशन को लाइक माइक्रोसॉफ्ट के कॉम्बिनेशन पे SQL सर्वर को यूज करेंगे एज ए डेटाबेस, और आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए या तो आपको उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी लाइक C# या VB.NET सीखनी पड़ेगी। अगर आप वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आपको C# सीखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप ओपन सोर्स में लेते हैं, ओपन सोर्स में MySQL डेटाबेस मौजूद है और उसकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए PHP यूज की जा रही होती है। और इसी तरह ओपन सोर्स की एक और CMS कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस का नाम आपने सुना होगा। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई जा रही होती है और CMS सिस्टम डिजाइन करे जा रहे होते हैं। तो डेटाबेस सीखना बहुत जरूरी है और एक्सेस डेटाबेस सीखना काफी आसान है। और इसकी जो फंक्शनलिटी है कि ये ऑल इन वन है, कि इसके अंदर आपके पास फॉर्म्स और रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। इसके अंदर आपके पास कोडिंग के स्किल्स के लिए आप जो है किसी फॉर्म पर बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं थ्रू VBA कंट्रोल। और आप को स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। आप अगर VBA स्किल्स आपको लाइक एक्सेल सूट पे आने चाहिए थे, वही एक्सेल सूट के VBA स्किल आप एक्सेस पे भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी यूज कर सकते हैं, और इवन वही स्किल आपके पावर पॉइंट और आउटलुक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इसमें आपके पास मैनेज करना आसान होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये है कि हम सारा लोड डाल देते हैं एक्सेल के ऊपर ना। आपके पास है। और यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पर देखें तो उसी चीज की एग्जांपल दे रहा है कि एक्सेस 2019 के अंदर के डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन डेटाबेस से और उस पर वर्क कर सकते हैं अपनी PC डेटाबेस प्रोग्राम पर लाइक SQL सर्वर लैंग्वेज के थ्रू, या इवन आप इंटरनेट वेब सर्वर के थ्रू भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और उसके वैरायटी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। और पहले दौर में क्या होता था कि डेटा आपको अगर ओल्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी, लेकिन आज आपके पास क्या होता है, पावर पिवट या पावर BI पर डायरेक्ट आप इन डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हैं गेट डेटा के जरिए से। गेट डेटा पर जाते हैं पावर क्यूरी या पावर BI टूल पर, तो गेट डेटा के अंदर आपके पास सोर्सेज ऑफ डेटा आ रहा होता है कि आप किस सोर्स ऑफ डेटा से कनेक्ट करना चाहते हैं। फ्लैट फाइल जहां आपके पास कनेक्ट करेंगे तो लाइक ऑरेकल की डायनामिक से कनेक्ट होना है या आप SAP से कनेक्ट होना चाहते हैं, उस सूरत में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपके पास क्या होती है कि एक्सेस के अंदर आप डेटाबेस अपनी क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके ज़रिए से आप डेटा इनपुट कर सकते हैं। डेटा इनपुट आप फॉर्म पर करते हैं जहाँ आप
सेव करते हैं, जैसे ही सेव करते हैं उससे फिर आप रिपोर्ट के जरिए से आउटपुट देख सकते हैं, या आप क्यूरी कर सकते हैं अपने डेटा की रिट्रीवल के लिए। और एक्सेस के अंदर जो आप अपनी डेटा या डॉक्स की वर्ड की एक्सटेंशन होती है, या पीपीटीएक्स पावर फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो यहाँ आप ACDB के अंदर फाइल एक्सटेंशन होती है। लाइक हमारे पास यहाँ एक नॉर्थवन ट्रेडर्स की एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक क्यूरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। और सबसे पहले जो चीज़ होती है उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स होते हैं। डिफरेंट टेबल क्या है, एक सब ऑब्जेक्ट की पहली काइंड है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं रो और कॉलम्स के अंदर। लाइक एक्सेल स्प्रेडशीट पे भी आप डेटा इसी तरह एंटर कर रहे होते हैं रो एंड कॉलम्स के ऊपर। और जब आपको रो लेवल पर कोई डेटा से लुकअप करना होता है तो आप उसके लिए ऐश लुकअप यूज कर रहे होते हैं, और अगर जब आपको वर्टिकली कॉलम बेस करना होता है तो आप वी लुकअप यूज कर रहे होते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर भी रिलेटेड अदर टू आप टेबल को रिलेट कर रहे होते हैं अदर टेबल फाइल से, या उससे कॉलम से, या उसकी प्राइमरी की के जरिए से। लाइक जैसे आपके पास कस्टमर टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, इन्वेंट्री टेबल है, इनवाइस टेबल है, ऑर्डर डिटेल टेबल्स हैं, और वहाँ आपके पास डिफरेंट फील्ड्स हो रही है और रो एंड कॉलम बेस पर आपके पास डेटा स्टोर हो रहा होता है। और ये आपके पास उसकी डेटा टाइप्स आ गई कि आपने आईडी है, उसके ऊपर एक आपके पास रेफरेंस करने के लिए कीज हैं, तो उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और यही चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी पड़ती हैं पावर पिवट के अंदर या पावर बीआई के अंदर। अगर आपका डेटाबेस का एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस होता है तो वहाँ आपको ये चीज़ें समझने में इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ उसको नेविगेट करना पड़ता है और आप आसानी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है क्यूरी। क्यूरी होता है आंसर ऑफ क्वेश्चन, क्या आप अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो जब आप फिल्टरिंग की बात करते हैं तो आपके पास पावर बीआई हो या पावर क्यूरी हो या आपके पास पावर पिवट हो, तो उस चीज़ को डेटा को एनालाइज करने के साथ आपको डेटा बीइंग एनालिस्ट सोचना पड़ता है। तो वहाँ आपको डेटा फिल्टर करने के लिए, फिल्टरिंग करने के लिए आपको उसके फंक्शंस आना चाहिए। लाइक आपके पास डैक्स की एक लैंग्वेज होती है जिसे कहते हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, या आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए जिसे एम लैंग्वेज कहते हैं, कि वहाँ आप क्यूरी करके उन चीज़ों को कर रहे होते हैं। और यहाँ आप क्यूरीज में डायरेक्ट सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डीए मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और उसके जरिए से आप आसानी अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, या आप अपने मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल पर भी कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स आ गए आपके पास, और ये क्यूरीज हैं और व्यूज हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप चीज़ों को कर सकते हैं। और दैट इज कॉल्ड सीक्वल, कि आपने व्यू पर जाके उसके ऑब्जेक्ट को चेंज किया तो यहाँ बैकएंड पे क्यूरी खुद ब खुद लिखी हुई आ रही है, और आप रन करेंगे तो वो आपके पास उसके रिकॉर्ड शो हो जाएंगे आपके पास। Form is a database object that you can use to create user interface for a database application. Form helps you to display data from table. It mainly used to ease to process of data entry editing. देखें, बीइंग आईटी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट व्यू से यूजर को टेबल पर राइट्स नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर आपने यूजर को टेबल पर राइट दे दिया तो वो क्या कर सकता है, आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाती है, और दूसरी बात आपका डेटा का स्ट्रक्चर भी खराब हो सकता है। तो यूजर के हाथ एक्सेस में क्या होता है, फॉर्म, लाइक कस्टमर डिटेल का फॉर्म, क्या आप कस्टमर का डिटेल एंटर कर रहे हो, जैसे ही सेव करेंगे तो कस्टमर जाके वो आपके डेटाबेस के टेबल में जाके इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है, और उसकी आउटपुट देखने के लिए आप उसको रिपोर्ट के जरिए से शो कराते हैं। रिपोर्ट इज एन ऑब्जेक्ट टू डेस्कटॉप database primarily used for formatting, calculating, printing, and summarizing selected data. You can customize reports, look and feel
लाइक कस्टमर एड्रेस बुक, ये इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो देखें आपके पास टॉप के ऊपर एक्सेल के दो चीजें आ गई। एक्सेल में दो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, टुडे एंड नाउ। टुडे के अंदर क्या होती है, आज की डेट और टाइम आ रहा होता है, और नाउ के अंदर सिस्टम की करंट डेट को लेके आ रहा होता है। मैक्रोस, mini computer programming construct that allow you to set up command and process in your forms like searching, moving, and another record on running a by formula. Like आपने डेटाबेस को पे जैसे ही कनेक्ट किया तो आपके पास लॉगिन स्क्रीन आ गई। तो ये एक R2 के एग्जीक्यूशन का कोड लिखा हुआ है, उसके जरिए से आपके पास सबसे पहले एक फॉर्म लोड होता है कि आप किस यूजर से कनेक्ट होना चाहते हैं। फिर मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं कि प्रोसीजर्स होते हैं जिस प्रोसीजर के जरिए से आप VBA लैंग्वेज में लिखते हैं। लाइक एक्सेल शीट के ऊपर भी आप बैकएंड पर VBA कोड लिख सकते हैं, या कस्टमर ऑर्डर के जरिए से एक कोड लिखा गया है, और ये आपका किसी बटन पर भी हो सकता है। लाइक एक्सेल शीट में भी आप बटन के जरिए से वो चीज को या तो मैक्रो के जरिए से रन कर रहे होते हैं, या आप थ्रू VBA एप्लीकेशन के जरिए से रन कर रहे होते हैं। सिमिलरली यही काम आप डेटाबेस के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आपको यही चीज प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके बता सकता हूँ। असल में ये दो मेंबर्स ने, ऑडियंस ने उठाए हैंड रेज किए हुए हैं। ठीक है, मलिक कामरान साहब हैं। तो वो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूं। शफीक साहब, जी इमरान सर, पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन। जी जी, वो असल में हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, तो ये मिस निसा, आर यू देयर? चलें आप करें, बाद में हम ठीक है। उनको अनम्यूट करते हैं। तो देखिए, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम ओपन करते हैं, तो यहाँ जैसे ही हम इसके इंटरफेस पर आते हैं तो न्यू का ऑप्शन होता है। न्यू में टेम्पलेट पे बिल्ट इन डेटाबेस मौजूद होती हैं। लाइक इसकी टेम्पलेट डेटाबेस मैंने डाउनलोड की हुई है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक मैक्रो रन हो गया, और आपके पास लॉगिन डायलॉग आ गया। लाइक डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, मैं जिस एम्प्लॉय से कनेक्ट होना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही लॉगिन स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास वो यूजर आ गया और उसकी प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, ऑर्डर्स के आ गया, क्विक लिंक्स आ गए कि जिसकी मदद से मैं गो थ्रू कर सकता हूँ। इस स्क्रीन को हम कहते हैं होम स्क्रीन या स्प्लैश स्क्रीन। इसी तरह डेटाबेस जो है बेसिकली डिपेंड कर रही होती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जो आपके पास डेटाबेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है फिजिकल ऑब्जेक्ट, आपके पास फिजिकली क्या है, और एक होता है लॉजिकल। तो डेटाबेस क्या है, फिजिकल है या लॉजिकल है?
डेटाबेस बेसिकली लॉजिकल है, फिजिकली हमारे पास डेटा फाइल्स होती हैं। लाइक जैसे ये मैंने डेटाबेस की है, जो अपनी फाइल है ये मैंने माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर की है। तो माई डॉक्यूमेंट्स में नोटपैड डेटाबेस के डीबी के नाम से मेरी डेटाबेस स्टोर हुई है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मैक्रोज हैं एंड मॉड्यूल्स। टोटल 6 चीज हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डिफरेंट टेबल्स आ गए, और इन टेबल्स को देखने के लिए आपके पास आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा पे क्लिक करेंगे। आप अगर इसकी होम पर जाएंगे लाइक कस्टमर टेबल, तो यहाँ आपके पास कस्टमर टेबल से आपके पास इंफॉर्मेशन रिट्रीव होके आ गई। अभी अहमद भाई, अहमद भाई एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज चली गई थी कुछ देर के लिए। डेटा शीट व्यू आ रहा है इसके। अगर आप डिजाइन व्यू पर जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर डिजाइन आ जाएगा। लाइक कि आईडी जो है कस्टमर आईडी ये प्राइमरी की है, और ये ऑटो नंबर है, कंपनी शॉर्ट टैक्स है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल, बिजनेस फोन, तो ये आपने डिफाइन करनी पड़ती हैं। और यहाँ आपके पास ये सारी चीजें डिफाइन करने का तरीकाकार है, जो कि हम डिटेल कोर्स में आपको स्क्रैच से चीज क्रिएट करना सिखाएंगे कि डिफरेंट टेबल्स आप किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो ये आपके पास थ्रू ऑब्जेक्ट के जरिए से आप ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय का टेबल है, तो एम्प्लॉय के टेबल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय टेबल आपके पास ओपन हो जाएगा। और सिमिलरली व्यू से आप इस पे क्लिक अहमद भाई आवाज आपकी चली गई है। आपको अब डिजाइन व्यू पे क्लिक करा तो ये देखें इस टेबल की डिटेल आ गई। इस टेबल के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, लाइक एम्प्लॉय आईडी, कंपनी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल, बिजनेस फोन, होम फोन, मोबाइल फोन, फैक्स नंबर, एड्रेस, सिटी, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इसी तरह आपके पास क्यूरीज क्या होती हैं, आपके पास टिपिकल क्यूरी से आपके पास रिलेटेड होती हैं। ये आपके पास क्यूरी आ गई, और इस क्यूरी के व्यू पर जाएंगे तो आपके पास सीक्वल व्यू होता है। ये सीक्वल व्यू है कि इसकी क्यूरी की कमांड आ गई आपके पास सिलेक्ट, और वो फील्ड्स के नाम, और आखिर में टेबल का नाम आ रहा है, ऑर्डर बाय की क्लास लिखी हुई है, और आप इसको रन करेंगे तो ये फॉर्म पर आपको रन टाइम आपके पास रिकॉर्ड आ गए। और तीसरा क्या है, इसी तो ये भी तो टेबल की तरह ही है ना? जी जी जी, इसमें फर्क क्या है? ये मतलब स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ये क्यूरी है जिसके जरिए से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप पावर बीआई में या आप पावर क्यूरी में भी काम करो तो बैकएंड पे उसकी सीक्वल ही लिखा होता है, ठीक है। और जब आप पावर पीरियड पे जब क्लिक करते हैं तो बैकएंड पर वो आपको एनालिसिस सर्वर से कनेक्ट कर रहा होता है, वो क्लाइंट इंजन होता है आपका। और ये आपके पास बैकएंड है कि जहां आप एज ए एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ये मेनली फर्क है। ठीक। अब अगर इसी चीज को जब आप व्यू पर जाएंगे, अगर आप इसके डिजाइन व्यू पर जाएंगे तो आपके पास वही कमांड आ जाएंगी जैसे कि अभी आप टेबल की हायरार्की में देख रहे थे। और यहाँ आप डिफरेंट चीजों से अपनी क्यूरी की टाइप को भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस किस्म की टाइप है, उसकी नेचर क्या है आपकी।
लाइक डिजाइन व्यू पर चले गए तो ये देखें, ये आपके पास ये चीजें आपने कनेक्ट की हुई है। अगर आप फर्दर टेबल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक रिलेशनशिप की आपने बात कर दी, तो रिलेशनशिप में ये आपके पास पूरा ERD डायग्राम्स आ गया जहां ये लिंक्ड हुए हैं। ये 1 to many रिलेशनशिप होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर आप पावर BI की बात करते हैं तो वहाँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं होते, वहाँ तो 1 to मैनी होता है या मैनी टू मैनी होता है। ठीक है, मैनी टू वन नहीं होता जी, मैनी टू वन नहीं होता। ये आपके पास टेबल हायरार्की आ गई पूरी, जिसे आप कहते हैं ERD डायग्राम या DFD डायग्राम। तो पावर पिवट के अंदर आपको, या जब आप पावर BI में जाते हैं तो आप ऐसे मल्टीपल सोर्स डेटा को लेके आते हैं तो उन्हें कनेक्ट करना पड़ता है। तो पावर BI के अंदर उस चीज के लिए, या आप पावर पिवट के लिए इस चीज को कहते हैं डेटा मॉडलिंग। क्या कहते हैं आप? डेटा मॉडलिंग। डेटा Data मॉडलिंग हम जी पावर इसके अंदर एक्सेल के अंदर भी है ना। जी 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 जी, वही आप डेटाबेस की तरह हो। ये एक्सेस में जब से माइक्रोसॉफ्ट 97 से ऑफिस सूट है, ये जब से मौजूद है। लेकिन अगर आप आपकी आवाज बंद हो गई। कॉन्सेप्ट दिया था, तो आप अगर देखें तो टोटल 11 साल हुए। लेकिन अगर आप एक्सेस को देखें तो एक्सेस 95 से यूज हो रहा है, तो आप लगा लें 95 से 21 ईयर्स ये हो गए, और वो मोर देन 27 ईयर्स यूज हुआ। डेटा साइंसेस की बात करते हैं या पाइथन की बात करते हैं, पाइथन लैंग्वेज का जो फर्स्ट वर्जन था डेटा साइंसेस के लिए वो 94 के अंदर रिलीज हुआ था। लेकिन अगर हम कॉमनली बात करें कि हम लोग कब से जानते हैं, तो 2008 में आपकी आवाज बंद हो चली गई है अहमद भाई। बड़ा मसला जो है कि आप डिग्री भी ले रहे हैं इवन यूएस तक में कि इसके रिसोर्स पर्सन अवेलेबल नहीं। तो अभी नहीं आप हेलो एक्सक्यूज मी अहमद भाई रिपीट करेंगे, अभी कुछ आवाज चली गई थी पिछले। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पाइथन जो लैंग्वेज है डेटा साइंसेस की, इसको हम लोग कॉमनली 2008 के बाद जानना शुरू हुए थे। लेकिन अगर पाइथन लैंग्वेज का आप देखेंगे तो 5 या 6 साल हुए। तो उसके रिसोर्स पर्सन की प्रॉब्लम यूएस तक में भी है। यूएस को हर साल 4000 रिसोर्स पर्सन चाहिए जो कि उनके पास नहीं है। इवन अगर आप फ्रीलांस स्किल पर भी जाएंगे तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वहां पर भी डेटा साइंसेस के यूजर्स की है। हालांकि डिग्रियां और सर्टिफिकेशन तो हो रही हैं, लेकिन अभी हाईली मार्केट में प्रोफेशनल नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चीजों को डिप्लॉय कर सके। तो अभी उस टेक्नोलॉजी को मजीद सही तरीके से इम्प्लीमेंट होने के लिए 10 से 15 साल लगेंगे। और मजीद अगर आपको मैं टेक्निकली बात करूं, इवन पावर BI या अदर आपकी जो एनालिटिकल लैंग्वेजेस जो हैं जिन पे सोर्सेज आपकी सॉल्यूशन डिप्लॉय हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लाइक मार्केटिंग एनालिटिक्स आप कर रहे हैं तो उसके जो आप कंपनी के लिए मैं जी दोबारा रिपीट करते हैं। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है अपनी। जी एक्सक्यूज मी जी इमरान साहब। हाँ जी, आवाज चली गई थी, दोबारा आप कहें कि जो शॉर्टेज हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि रिसोर्स पर्सन की शॉर्टेज है। इवन अगर आप पावर BI की भी बात करते हैं या डेटा साइंटिस्ट टूल की भी बात करते हैं, तो जो एनालिटिकल टूल्स हैं वो कितनी % ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट हुए हैं। बिल्कुल। तो इतनी इमरजेंसी क्या आ गई है जो इतनी डिमांड क्रिएट हो गई है? अगर पाइथन की बात करते हैं, डेटा साइंस की बात करते हैं, वो इस वजह से कि आज की यूजर क्विकली डिसीजन लेना चाहता है, इनसाइड डिसीजन लेना चाहता है। तो ऐसे टूल्स आपके पास गिवन है जिनकी मदद से आप आसानी से काम कर सकते हैं। और ये डिजाइनिंग एंड यूजर के लिए हुए हैं। IT डिजाइनिंग एंड यूजर्स के लिए हुई है। कंप्यूटर प्रोफेशनल के लिए कंप्यूटर साइंस थी। तो जो हमारे कॉमन पर्सन के अंदर जहन में एक चीज है
कि आईटी डिजाइन हुई है कंप्यूटर्स के लिए, आईटी डिजाइन हुई है एंड यूजर के लिए, जो कि हम सब हैं, ठीक है। आप फाइनेंस फील्ड को बिलोंग करते हैं और आप फाइनेंस के अंदर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं नेक्स्ट 25 ईयर्स, तो आपको ब्लॉकचेन आना चाहिए, लाजमी ब्लॉकचेन आनी चाहिए, क्योंकि आप आने वाला जो दौर है वो क्रिप्टो करेंसी का है। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए जरूरी कि आपको ब्लॉकचेन आनी चाहिए और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर आपको पता हो, ठीक है। अगर आप आपने जी तो आपने ब्लॉकचेन की पढ़ानी शुरू कर दी है क्या? यस सर। अच्छा माशाल्लाह, सही, चले लेटर हम ठीक है, उस तो पे भी करेंगे डिस्कस। अगर आपको ब्लॉकचेन पर या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या आप आईटी गवर्नेंस की बात करते हो तो सारी अब एंड यूजर रिलेटेड हो गई हैं, इसीलिए आप देखें कि इंटरप्राइज लेवल पर अब सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं आपसे कि आपके पास आईटी रिलेवेंट, अगर आप आईटी को बिलोंग करना चाहते हैं तो आपने ITIL किया हुआ है क्या, आपने कोबेट की सर्टिफिकेशन की हुई है, ठीक है, या आपने सीसा किया हुआ है या CISM किया हुआ है, या आईटी फील्ड में अब आपसे लाजमी मांगेंगे, ठीक है। इसी तरह आप फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में जाएंगे तो अगर आपकी पावर BI की सर्टिफिकेशन हुई है तो ये प्लस है। आप अगर मजीद और अच्छी लेवल पर जाना चाहते हो आप फ्यूचर में आपसे ब्लॉकचेन वगैरह की सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड की जाएंगी। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले तो कहते हैं शायद ये फाइनेंस वाले सारे फारिग हो जाएंगे 2-4-5 सालों में। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, रिसोर्स पर्सन रिक्वायर्ड होंगे। मैंने आपसे कहा ना कि ब्लॉकचेन की कौन करेगा, वहां पर फाइनेंस के लोग ही देखेंगे, तो एंड यूजर के लिए ही आईटी डिजाइन हुई है, आईटी यूजर की। लेकिन आपका रोल चेंज होगा सर, जब आप पहले मैनुअली सिस्टम हुआ करते थे तो ये कहते थे कि कंप्यूटराइज होगा तो लोग फारिग हो जाएंगे, अकाउंटेंट फारिग हो जाएगा, तो अकाउंटेंट क्या फारिग हो गया सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका जॉब रोल चेंज हो रहा है। अगर इमरान साहब आज से आपको माशाल्लाह से जॉब करते हुए कितना अर्सा हो गया? ये 20 साल। 20 साल में आपके करियर में कितनी चेंजेस आई हैं? बहुत सारी आई हैं। ठीक है, आज भी आप माशाल्लाह से सरवाइव कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, आगे मजीद 10-15 साल आप और काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंशाल्लाह। मकसद यही है टेक्नोलॉजी के भी इस इवेंट का और फ्यूचर में जो वर्कशॉप कर रहे हैं, मकसद यही है कि मतलब क्या कितना हम इसको कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि हमने सेशन पावर BI के भी करवाए। मैं लास्ट 10 ईयर कर सकते हैं। जी मैं लास्ट 10 ईयर से मेरा हमेशा से पैशन ये है कि टेक्नोलॉजी आए और आप लोगों को डिलीवर करना शुरू करें, उनको बताना शुरू करें। दैट्स व्हाई मेरे पास SAP का भी एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का भी एक्सेस है, पाइथन का भी एक्सेस है, और मुझे ग्लोबली वो एक्सेस मिल रहे होते हैं क्योंकि मेरा काम है लोगों को उसकी टेक्नोलॉजी की फेमिलियरिटी बताना। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को मैं ट्रेनिंग में गाइड करता हूँ तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंड करते हैं या मजीद सीखने का रुझान पैदा करते हैं। मैं एक्सेल 2010 से पावर पिवट और ये सारी चीज़ें बताता हुआ आ रहा हूँ, तकरीबन 11-15 साल हो गए। अब जाके लोग ऐसा ऐसा ट्रेन होना शुरू हुए और लास्ट 6 और 7 ईयर पावर BI को है तो पावर BI को भी मैं टीच करता हुआ आ रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजिकल फेमिलियर होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोप है, अगर आप ब्लॉकचेन और डेटा साइंस को पढ़ लेंगे तो जरूरी नहीं आप डेटा साइंटिस्ट बने, लेकिन आपने काम लेना है उन लोगों से। आपके रोल में ये चीजें हैं, अगर आप उन चीजों को जानते होंगे तो आपको समझना आसान होगा, आपको अंडरस्टैंड करना आसान होगा। तो जो हमने डिस्कस, तो रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट फॉर्म से क्लिक करेंगे तो आपका यूजर का जो इंटरेक्शन होता है वो फॉर्म पर होता है। लाइक एम्प्लॉय डिटेल का फॉर्म है, जैसे ही आप एम्प्लॉय डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यूजर की इंटरेक्शन फॉर्म पर होती है, उसके पास वेरियस फॉर्म ओपन हो रहे होते हैं जिन पर वो डेटा एंट्री कर रहा होता है और सेव कर देता है। तो मेरा सवाल ये कि लाइक सर, अगर आपने SAP सीखा हुआ है और आप SAP के FI मॉड्यूल को आपने काम किया लेकिन आपको डेटा एंट्री आती है, तो क्या आप किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं FI? ऑब्वियसली नहीं। और क्या फिर जैसे मार्केट की जाती है ना, कभी SAP सीख लोगे तो 6 फिगर में सैलरी चली जाएगी। तो सर क्या आपको जॉब रखने से पहले मैं आपको ये देखना चाहूंगा कि आप सिर्फ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो क्या मैं आपको एज ए बीइंग अ डेटा एंट्री ऑपरेटर हायर कर रहा हूँ या बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर मुझे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाना है?
ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करवाना है, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जरूरी है कि आपको उसकी बिजनेस एनालिसिस की नॉलेज हो। और यहाँ आपसे शेयर करता चलूँ, अराउंड द ग्लोब 68% प्रोजेक्ट फेलियर रेशियो है। कितना परसेंट रेशियो है सर? 68% रेशियो है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाती है। तो उसके जो टॉप रीजन है, उसमें टॉप रीजन में क्या आता है? पुअर रिक्वायरमेंट सिलेक्शन। रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही सही नहीं हो रही होती, ऐसे बिल्कुल ऐसे, क्योंकि यूजर सही तरीके से रिक्वायरमेंट बता नहीं पाता और आईटी टीम उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाती। तो आपके एंड यूजर पर भी हर डिपार्टमेंट के अंदर डेटा एनालिस्ट का रोल है। आज एमआईएस डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आपके आईसीएमए के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम और एमआईएस के सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह ऑडिट वगैरह के अंदर भी बाकायदा ईआरपी की चीज़ों को बताया जा रहा होता है। और लेकिन उसको लिए आपको उसको डिटेल में मजीद पढ़ेंगे तो आपका कैरियर आपका और इनहांस होगा और आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ये देखिए सर, एम्प्लॉय डिटेल पे आपने क्लिक किया तो एम्प्लॉय डिटेल का फॉर्म आपके पास ओपन हो गया। अब यहाँ आपके पास क्या है? सारी डिटेल आ रही है। यहाँ क्लोज के लिंक पे क्लिक किया, फॉर्म क्लोज हो गया। तो ये डिफरेंट इसी तरह ही जितने टेबल्स हैं उतने ही फॉर्म्स है। जी जी जी, आई कैन से लाइक दैट। लेकिन टेबल के ऊपर मैं आपको एक्सेस नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? बीइंग आईटी पॉइंट अगर मैंने आपको एक्सेस दे दिया तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। और मैं हर बंदे से यही सवाल करता हूँ, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करते हो तो सर मोस्टली जो हमारे यहाँ बैंकिंग है उनके पिक आवर्स में सिस्टम स्लो हो जाते हैं। ठीक हो गया जनाब, थैंक यू। ठीक है, तो पिक आवर्स में सिस्टम स्लो होता है तो क्या आप सुबह 5 बजे बैंक में ट्रांजेक्शन करने जाएंगे? ठीक ठीक। मतलब आप वर्किंग आवर्स में ही आपको हैसल फ्री सर्विस चाहिए ना सर। जी जी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, मोटरवे बना दी है लेकिन पिक आवर्स में ही ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो फिर उस आपके मोटरवे का फायदा क्या है? सही। कि आप रीजन देख के सुबह 5 बजे निकले तो रोड क्लियर मिलेगा, तो भाई सुबह 5 बजे तो रोड क्लियर ही मिलेगा, तो रेशियो कम होगा। मुझे तो हैसल फ्री जो रोड चाहिए वो चाहिए ऑफिस वर्किंग आवर्स में ना, कि 9 बजे से पहले रोड बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए और शाम 5 बजे के बाद क्लियर होना चाहिए, ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच सकें। तो दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटीज और बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो ये मैक्रोज हैं और ये मौजूद हैं, ये सारा आप एक्सेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक्सेस के अंदर जैसे हमारी कोर्स होता है ऑफिस ऑटोमेशन, तो क्या हम ऑफिस को ऑटोमेट कर पाते हैं? हर बंदे के पास ऑफिस ऑटोमेशन का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन क्या मैं अपने काम को ऑटोमेट कर पाता हूँ? भाई ये फैंसी वर्ड्स होते हैं, फैंसी डिग्रियां होती हैं, दैट्स ऑल। तो आप अगर ऑटोमेट कर सकते हैं अपने काम को तो टूल्स मैटर नहीं करते। क्या कहते हैं? आपकी आवाज, एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज चली गई थी। एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज चली गई थी। जी, मैं कह रहा हूँ कि टूल्स मैटर नहीं करते। अगर आप अपने काम को स्मार्टली मैनेज करना जानते हैं तो टूल्स मैटर नहीं करते। बिल्कुल ठीक। वो टूल्स कोई से भी हो सकते हैं, पावर बीआई भी हो सकता है, वो टैबलो भी हो सकता है, वो ओरेकल बेस्ड सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो एसएपी का भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो टूल्स मैटर नहीं करते। बात यह है कि आप ऑटोमेशन का मतलब ही जानते हैं या नहीं जानते। तो ऑटोमेशन के आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकें, स्मार्ट वर्क। तो लाइक पोस्टिंग होती है, स्मार्ट पोस्टिंग और बैच पोस्टिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं बैच पोस्टिंग की अब जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ बैच पोस्टिंग आज भी आप कर सकते हैं और आज भी बहुत जरूरी है। लाइक आपके पास आप एक फॉर्म प्रिंट कर रहे हैं, कस्टमर आप अपने स्टूडेंट की रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं, रिजल्ट शीट है, तो सर वो आईसीएमए के जो रिजल्ट शीट होगी वो कम से कम 500 पेजेस की तो होगी। वो 500 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, तो मैं इंतजार करता हूँ कि 500 पेज प्रिंट हो जाए फिर मैं कुछ और काम करूँ। मैंने जॉब प्रिंटिंग पे लगा दी, उसी मेन वाइल टाइम के अंदर मैं एक ईमेल लिख सकता हूँ, वो क्लाइंट को ईमेल कर सकता हूँ, बहुत सारे काम कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्किल्स, जो कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
रिकमेंडेड है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि आप स्मार्टली अपने टास्क को मैनेज कर सकें। लेकिन स्मार्टली स्किल के लिए जरूरी है कि आपने हार्डली स्किल पे मेहनत की हो। Obviously. अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे तो आप स्मार्ट वर्किंग भी नहीं कर सकते। तो Sure. आपकी हार्ड वर्किंग पे ऑफ करती है आपको स्मार्ट वर्किंग की तरफ। तो आई होप मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में ये आपको बताई, और डिटेल कोर्स के अंदर हम ये सारी चीजें आपको 12 आवर्स में डिटेल में बनाना सिखाएंगे कि एक डेटाबेस का पर्पस क्या होता है। ये मैक्रोज अच्छा हम आपने टेबल क्यूरीज फॉर्म्स आगे रिपोर्ट्स ऑब्वियसली ये मैक्रोज और मॉड्यूल्स क्या हैं? सर मैक्रोज क्या है कि जैसे मैंने आपको फ्लैश स्क्रीन दिखाई थी, सबसे पहले हम एक्सेस ओपन करते हैं, लॉगिन स्क्रीन है, ये बेसिकली जी। इसके ऊपर मैक्रो रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। और मॉड्यूल्स क्या होते हैं कि किसी भी चीज के पीछे आपके पास उसकी कोडिंग, लाइक आप एक्सेल के अंदर आपने देखा होगा कस्टमर ऑर्डर पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक मेरे पास VBA स्क्रीन आ जाएगी, लाइक एक्सेल के अंदर जो यूज कर रहे होते हैं। मैक्रो के बटन पे कोई काम कर होते हैं तो ये कोडिंग यूज होती है। VBA स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ठीक जी। जो आप और फिर वर्ड, जी एक्सेल और जी। पावर पॉइंट पर यूज कर सकते हैं अपने टास्क को यूज करने के लिए। सही। तो इसमें एक तो ये था, एक जगह और भी कोड आ रहा था, ठीक है, ये मॉड्यूल हो गया। दूसरा क्यूरी और मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है? सर क्यूरी आपके पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ऊपर आप अपना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कस्टमर टेबल के ऊपर आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, लाइक आपका डिपार्टमेंट नंबर 10 जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, लेकिन डिपार्टमेंट तो मेरे पास बहुत सारे होंगे, ऑडिट का भी डिपार्टमेंट होगा, सेल्स का डिपार्टमेंट भी होगा, ठीक है ना सर। तो मैं चाहता तो हूँ इसमें रिलेशनशिप बिल्ड स्टोर होती है क्यूरीज में। इसमें मैंने क्या कर दिया, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट का एक व्यू क्रिएट कर दिया कि बार वो टेबल पे एक्सेस करें रियल टाइम में तो परफॉर्मेंस स्लो होगी, क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड DML भी हो रहे हैं, इंसर्ट भी हो रहे हैं, अपडेट भी हो रहे हैं, डिलीट भी हो रहे हैं, चेंजेस आ रही है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपने व्यू क्रिएट कर दिया थ्रू क्यूरी, तो वो आपके पास वही रिकॉर्ड को रिट्रीव करके ओके जो हम डाटा रिट्राइव करते हैं, तो जो डाटा डिस्प्ले होता है वो क्यूरी होती है। हाँ, वो बेसिकली आप एक व्यू देख रहे होते हैं। सही, एक व्यू देख रहे होते हैं सिलेक्टेड टेबल में से, एक टेबल में से या मुख्तलिफ टेबल के मुख्तलिफ टेबल्स के ऊपर आपको डाटा हमने आपका एक व्यू दिखा दिया। तो डेटा साइंसेस में भी तो यही होता है। लाइक अगर आप आज दराज की वेबसाइट पर जाते हैं तो दराज भी आपको इंटरेस्ट के ऊपर आपको व्यू करा रहा होता है ना, और फिर आप लेकिन वो हमें ऑब्वियसली वो रियल एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें बैकएंड पे पता नहीं है ना ये क्या क्यूरी है क्या है। ये यहाँ पे ये पूरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना कि आपकी परफॉर्मेंस, जो मैंने बात की थी ना कि दो चीजें, परफॉर्मेंस और एक है आपके पास सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी ज्यादा एनहांस कर देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो मैंने आपसे सवाल किया था ना कि बैंकिंग पिक आवर्स में स्लो हो जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा एनहांस किया होता है। जी बिल्कुल। जो इसी तरह ऑडिट के अंदर आपके पास ऑडिट लॉग होता है, ठीक है ना, जो आप किसी टेबल पर तो ऑडिट लॉग इनेबल करना चाहिए ऑलवेज या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो IIT कॉन्सेप्ट से ये कहते हैं कि आप ऑडिट लॉग को इनेबल नहीं रखें। जब आपको डाउट होगा स्पीशियस काम हो रहा है तो आप ऑडिट लॉग को इनेबल कर दें। वैसे तो ऑटो लॉग IT रिपोर्टिंग पे तो इनेबल ही होता है, जो यूजर काम कर रहा होता है तो उसके ट्रांजेक्शन पता चल रही होती है कि उसने किस सिस्टम पे बैठ के क्या काम किया है। इसीलिए आप अगर देखें जनरल सा रूल है कि आपके पास यूजर एंड पासवर्ड है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, ठीक है ना। आप अगर अपनी स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन में खोल के चले गए तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लॉग ऑफ करके क्यों नहीं गए, ठीक है ना। अगर उसे किसी ने एक्सेस कर लिया तो जिम्मेदार आप ही कहलाएंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल। तो क्यूरीज क्या है, बेसिकली आपके पास सीक्वल कमांड होती है। लाइक हम यहाँ पर मैं अगर एम्प्लॉयज को एक्सटेंड करूँ तो एम्प्लॉय की एक्सटेंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड भी एक्सटेंड हो रहा होता है और वो डिपार्टमेंट में मौजूद होता है। तो यहाँ देखें ना, इसकी एम्प्लॉय डिटेल्स में ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो इसके बैकएंड पर जब मैं यहाँ क्लिक करूँ इसी जगह पर, तो मेरे पास इसके व्यू के अंदर इसकी सीक्वल व्यू भी है। सीक्वल व्यू क्या है कि ये स्ट्रक्चर है जो मुझे लिखनी पड़ेगी।
पहले क्या होता था सर कि आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस होते थे, आपको डॉस पे कमांड लिखना पड़ती थी। क्या आज हम लिखते हैं? जी नहीं लिखते। और अगर इसी को मैं डिजाइन व्यू पे चला जाऊं तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया कि मैं अगर कहूँ कि मुझे इसमें और टेबल भी ऐड करने हैं तो मैं शो टेबल ही कमांड करूँ तो यहाँ डिफरेंट टेबल रिलेशनशिप आ गए कि मुझे टेबल से करना है या क्यूरी से करना है या बोथ से करना है। ये देखें, मैंने कहा कि एम्प्लॉय का टेबल भी शो कर दो, तो यहाँ देखें, या इनवॉइस का टेबल शो कर दो, या ऑर्डर डिटेल्स का टेबल शो कर दो। तो ये देखें टेबल्स यहाँ पर आ गए, उनकी रिलेशनशिप आ गई, मैं उनको यूज कर सकता हूँ अपनी क्यूरीज के ऊपर। जब मैं मल्टीपल टेबल को यूज करूंगा तो वहां ज्वाइनिंग हो जाएगी आपके पास। तो आप जब पावर पिवट यूज करोगे तो ऐसे टेबल्स के दरमियान आपको रिलेशनशिप ड्रैग करनी पड़ती है, एक्सेस में भी करनी पड़ती है। तो जो एक्सेस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे तो उनको पावर पिवट मसला नहीं था, सिर्फ उनको उसकी नेविगेशन समझनी थी, जबकि एक नॉर्मल एक्सेल यूजर को समझने के लिए काफी टाइम लगता है। तो मैं लिस्टिंग का अंडरस्टैंडिंग तो मैं 2010 से वो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझने में टाइम नहीं लगा था। जो नॉर्मल यूजर थे उन्हें वो समझने में 4-5 साल लगे थे, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू की थी। और मैं ट्रेनिंग में 2010 में ही चीज आई, 2010 से ही अपने फाइनेंस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। कौन सी चीज, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? लाइक एक्सेल के अंदर, इवन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर भी डेटा मॉडल, पावर पिवट। ओके सही, पावर क्यूरी डेटा मॉडलिंग, ठीक ठीक सही। हेलो, एक्सक्यूज मी। अडॉप्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन एक बिजनेस यूजर को अडॉप्ट करने में टेक्नोलॉजी का बहुत टाइम लगता है। Obviously. तो ये फर्क होता है। आईटी डिजाइन ही बिजनेस यूजर के लिए हुई है। मेरा स्ट्रांगली बिलीव यही है कि आईटी डिजाइन फॉर बिजनेस यूजर। अच्छा, मॉड्यूल्स बहुत कम है, मतलब क्यूरीज भी काफी ज्यादा है, टेबल्स भी काफी ज्यादा है। मॉड्यूल्स ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मॉड्यूल, क्योंकि ये एक्सेस की है, लेकिन अगर आप देखें तो वहाँ मॉड्यूल पर हर रिक्वायरमेंट पर डिजाइन करने पड़ते हैं। सही सही, क्योंकि ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो यहाँ की उसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर एंटरप्राइज लेवल पे देखते हैं तो फिर उस एंटरप्राइज लेवल पर स्पेसिफिक काम आपके पास होता है कि आईटी रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। तो ऐसे में दुनिया में 80% है, तो 80% ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह मौजूद है ना। अगर फाइनेंस वाला सिर्फ फाइनेंस स्किल पे ही बेस करता हुआ होगा, आईटी को नहीं जानता होगा, तो क्या वो 80% ऑर्गेनाइजेशन को आईटी लेवल पे एग्जीक्यूट कर सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो आईटी मैनेजर का अफोर्ड ही नहीं कर सकती। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये क्या कहते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम का भी बहुत इशू होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा। और ऑब्वियसली आप हर वक्त जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, आईटी को ही देखते रहते हैं कि वो आपके सॉल्यूशंस दे, तो आईटी का नशा हर जगह बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए अगर आप बीइंग अ फाइनेंस यूजर अगर इन चीजों पर कमांड रखते हैं तो आपकी इंडस्ट्री में काफी डिमांड है। और इवन आईटी को असल में रिपोर्ट्स बनाना, रिपोर्टिंग या यही क्यूरीज बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो ठीक है, वही डेटा जब जैसे हम आजकल एक कॉमन वर्ड है कंसल्टेंट। भाई क्या हूँ मैं? कंसल्टेंट हूँ। कंसल्टेंट दो किस्म के होते हैं, फंक्शनल और टेक्निकल। अगर आप फंक्शनल हैं फाइनेंस में, अगर आपके टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं तो आपका कम्बो आपको बहुत इंडस्ट्री में आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आप काम को जानते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर टेक्निकल है और आप फंक्शनल स्किल नहीं जानते तो फिर भी आप ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो जो आईटी गाइड का इश्यूज है वो फंक्शनली चीजों को रिक्वायरमेंट पिक नहीं कर पाते, तो सॉल्यूशन डिप्लॉय नहीं कर पाते। सही, अभी आगे कंक्लूड करें हम क्वेश्चन आंसर वाला सेशन? जी। तो कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली बता दिया, और यही चीजें हमारी डिटेल कोर्स आउटलाइन के अंदर की है, जो हम 12 आवर्स में पार्टिसिपेंट को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि एक्सेस डेटाबेस सीखना क्यों जरूरी है, कि बैकएंड टूल है
तो आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस फील्ड हो, आपकी डेटा साइंस की फील्ड हो, वहाँ डेटाबेसेस का आना बहुत ज़रूरी है। जब हम सबसे बुनियादी डेटाबेस जो हमारे ऑफिस सूट का पार्ट का हिस्सा है, हम उसे ही नहीं जानते, तो आप सोचें हमारे लिए सीक्वल सर्वर या ऑरेकल माई सीक्वल जानना कितना मुश्किल तरीन काम होगा। तो अगर हम बुनियादी चीज को जान लेंगे तो वो हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगी। तो मैं हमेशा से कहता हुआ आता हूँ कि अगर आप ERP एप्लीकेशन जानना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले ERP रिकमेंड करता हूँ कि आपको क्विक बुक आनी चाहिए। अगर क्विक बुक आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आती है तो फिर आपके लिए दुनिया की कोई भी ERP मुश्किल नहीं है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही मानना था। मैं SAP को भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, मैं ऑरेकल बिजनेस सूट को भी चला लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स को भी चला लेता हूँ, इवन ओपन सोर्स पर ERP ओडो को भी चला लेता हूँ। मेरे सामने अब दुनिया की कोई सा भी ERP सॉफ्टवेयर ले आए, मैं उसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्चुअली स्किल्स हैं वो क्लियर हैं, फंक्शनली भी और टेक्निकली भी। तो मुझे समझने में परेशानी नहीं होती, क्योंकि बैकएंड पे वो किसी डेटाबेस से लिंक्ड होती है और मुझे सिर्फ उसकी नेविगेशन समझनी पड़ती है, और नेविगेशन समझने में दो घंटे भी नहीं लगते। अच्छा, आप ये क्वेश्चन आंसर अगर देखते हैं, ठीक है, हाउ कैन, अच्छा इसमें एक स्पीकर ने ओपन वेबकैम, वो एक है, एक बिलाल अहमद साहब ने क्वेश्चन किया है, व्हाट इज द प्री रिक्वायरमेंट रिक्विजिट फॉर दिस ट्रेनिंग। इस कोर्स के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, आपको ऑफिस सूट एप्लीकेशन चलाना आनी चाहिए, लाइक आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे काम करना जानते हो, यही रिक्वायरमेंट है, बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, ये मलिक कामरान साहब ने मैसेज किया था, व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट की स्पीड का ये कुछ पूछ रहे हैं। स्पीड से मुराद क्या है? ये हमें ड्यूरिंग जब डिस्कशन हो रही थी तब उन्होंने कुछ किया था, हाफ आवर बिफोर। ये मतलब डाटा डिले में, आप डाटा रिट्रीवल में आप बता रहे थे कि बैंकिंग एक्सेस जब कर रहे होते हैं पीक आवर में स्लो में। अभी मैंने उसी का अभी थोड़ी देर पहले आंसर दिया कि परफॉर्मेंस और सिक्योरिटीज के इश्यूज होते हैं कि आपने टेबल पे एक्सेस दिया हुआ है और वो टेबल पर राइट्स चीजें अपडेट भी हो रही हैं, इंसर्ट भी हो रही हैं और वहीं उसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है। अगर आप जो आपने पूछा ना क्यूरीज में, तो अगर मैंने उसका क्यूरीज व्यू क्रिएट कर रखे तो टेबल पे एक्सेस नहीं होगा, टेबल पे एक्सेस नहीं होगा तो उसकी परफॉर्मेंस फास्टर होगी। मतलब वो अब ये आगे फिर एक और क्वेश्चन वही कर रहे हैं कि वी एक्सपीरियंस स्लोनेस इन रिपोर्ट स्पेशली विद साइजेबल डाटा। मतलब ऑब्वियसली बड़ी रिपोर्टें करते हैं तो ऑब्वियसली बड़ी रिपोर्ट के लिए पीछे क्यूरी चलती होगी, ऐसे ही होगा कुछ। जी जी जी, व्यूज क्रिएट होते हैं और आपको बिग डेटा को मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर उस लेवल पर आपने डेटाबेस ऑर्गेनाइज नहीं की हुई तो फिर इश्यूज आएंगे डेफिनेटली। सही, मतलब ये जो प्रोग्रामर है जिसने उसने डेटाबेस प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं किया तो ये उसका इशू है। जी, हमने पहले डिस्कस किया था ना कि डेटा रिडेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, एक्सेल पे ही आज डेटा एंट्री हो रही है लेकिन डेटा मॉडलिंग नहीं आती। अगर डेटा मॉडलिंग नहीं आती, आप पावर BI पे भी डेटा ले आएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने डेटा मॉडलिंग नहीं की थी। तो डेटा मॉडल को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा आपको। नहीं, वो सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, ERP की बात कर रहे हैं। हाँ, ERP के अंदर भी तो उसको रिपोर्ट को रिपोर्ट स्लो आ रही होती है तो उसकी वजह वो तो नहीं कर सकते, वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आप वहां सही करके अपनी रिपोर्टिंग को फास्टर कर सकते हैं। सही, ठीक। अच्छा, तो इसमें यावर चुगताई साहब का है, आई एम यूजिंग एक्सेस डेटाबेस इन पावर BI, ठीक है, सम टाइम रिलेशनशिप नॉट वर्किंग अंटिल आई यूज्ड क्यूरी इन एक्सेस डेटाबेस, हाउ वी कैन फ्रेश डाटा फ्रॉम स्पेसिफिक डेट। तो इनका कोई ये क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करूं या? जी बताइए दोबारा। आई एम यूजिंग एक्सेस डेटाबेस इन पावर BI, sometime relationship not working until I used query in access database। तो ये काम तो पावर BI में सॉल्व कर सकते हैं। How we can fresh data from specific date। यहाँ उस चीज के लिए जरूरी है कि इनको डेक्स का पता हो, प्लस अगर उनके पास जो पावर BI का लाइसेंस यूजर हो, क्योंकि पावर BI डेस्कटॉप तो आप बगैर यूजर के भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एंटरप्राइज लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपने उसकी खरीद पावर BI का यूजर लिया हुआ
तो वहाँ इजीली आप स्पेसिफिक डेट पे डेटा रिफ्रेश भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। ये शफीकुर रहमान साहब ने क्वेश्चन किया है, कोर्स टाइम इज 12 आवर्स एंड इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट अंडरस्टैंड इन दिस शॉर्ट टाइम? सर देखें, लर्निंग का ये होता है कि आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आइडिया हो जाएगा। 12 घंटे बाद आप इसकी प्रैक्टिस कितने घंटे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आपको मैं जी 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 तो जी ये 12 घंटे के कोर्स में आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली जान लेंगे और उसके बाद फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ों को फर्दर कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब कितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी उतना ज्यादा ये सीखेंगे, अदरवाइज उतनी आपको कमांड आएगी। कमांड आएगी। सही, बिल्कुल ठीक है। मेरे में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स हु आर पार्टिसिपेटेड and they can you please can register yourself for the किसी पार्टिसिपेंट्स आपने इमरान साहब सवाल पूछा था कि डेटा शेयर किया जाएगा प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में ईमेल कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग पार्टिसिपेंट को शेयर कर देंगे। सही, जी जी बिल्कुल ठीक ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अहमद साहब। थैंक यू so much for all participants. Okay, please register yourself for the workshop so we can timely manage the workshop inshallah. ठीक है अहमद साहब? ओके सर इमरान भाई, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ICMAP। जी वेबिनार ख़त्म हो गया?